हेलो एंड वेलकम टू दिस क्लास। आई होप आप सब अच्छे से होंगे। आई होप आप अपना होमवर्क भी सही से कर रहे होंगे और आपने एक्सरसाइजेस 5A और 5B अपने पास सॉल्व कर ली होंगी। तो उस इसके साथ हमारा जो परम्यूटेशन का बेसिक पार्ट है, परम्यूटेशंस विदाउट रेस्ट्रिक्शन और परम्यूटेशंस विद रेस्ट्रिक्शन विदाउट रिपीटिशन वाला, वो कंप्लीट हो गया। अभी हमारे पास जो पार्ट बचा है इस चैप्टर में वो है कॉम्बिनेशंस और परम्यूटेशंस का पार्ट विद रिपीटेशंस। तो वो दो पार्ट पे हमारी दो एक्सरसाइजेस है, इट्स 5C और 5D। तो वो पार्ट हमारा बचा है इस चैप्टर में और उसके साथ हमारा ये चैप्टर हो जाएगा कंप्लीट। तो अभी हमें इस चैप्टर में 3 लेक्चर्स लगने वाले हैं। आज हम कॉम्बिनेशन का बेसिक्स पढ़ेंगे, कल हम परम्यूटेशंस विद रिपीटेशन पढ़ेंगे और एक लेक्चर मैंने रखा है एग्जांपल्स पे कि जो 5C और 5D में से जो एग्जांपल्स है वो यहाँ पे हम आपके साथ करेंगे। तो ये रहेगा हमारा आगे का इस चैप्टर में जो कोर्स ऑफ एक्शन है हमारा ये रहेगा। इसके अलावा अगर एक्सरसाइजेस 5A और 5B में कोई क्वेश्चंस आपसे नहीं हो रहे तो वो आप मुझे बताएंगे तो वो यहाँ पे सॉल्व करेंगे। अभी तक मेरे पास 5A और 5B में से कोई क्वेरी नहीं आई है, तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आपसे 5A और 5B अच्छी तरह से सॉल्व हो गया है। ठीक है, तो आइए अब हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा हम एक बार पिछला जो पढ़ा है उसको देख लेते हैं और हम आते हैं कॉम्बिनेशंस की तरफ। शुरू करते हैं अपने पास कॉम्बिनेशंस का कॉन्सेप्ट, जिसको हम सिलेक्शंस भी बोलते हैं, सिलेक्शंस। ठीक है, हमने ऑलरेडी पढ़ा था परम्यूटेशंस। परम्यूटेशंस जिसके जब मैं इसके साथ मैंने बताया था कि इसको हम बोलते हैं अरेंजमेंट्स भी। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल आपके साथ डिस्कस करते हैं जिसमें मैं दोनों कॉन्सेप्ट्स को मर्ज करूंगा, परम्यूटेशंस का भी कॉम्बिनेशंस का भी। तो इससे एक तो हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशंस क्या होता है और दूसरा हम देखेंगे कि परम्यूटेशंस कैसे डिफर करता है हमारा कॉम्बिनेशंस के साथ। ठीक है, चलिए हम एक एग्जांपल ले लेते हैं आपके साथ। कि सपोज देयर आर 4 ब्रदर्स A B C और D। ठीक है, मेरे पास n हो गया 4। अब मैं आपसे क्वेश्चन करूं कि इसमें से मुझे ग्रुप फोटोग्राफ उठाना है कोई 2 लोगों का। तो कितने वेज है, हाउ मेनी वेज आर देयर। ठीक है, मैं आपसे ये क्वेश्चन पूछता हूं। तो आपको पता है ये हम करते आ रहे हैं कि इसके सॉल्व करने के 2 तरीके हैं। या तो हम करेंगे इसको थ्रू फंडामेंटल रूल्स या हम इसको करेंगे एनपीआर की फॉर्मूला से। एक बार फंडामेंटल रूल से करके देखते हैं तो क्या आएगा हमारे पास कि हमारे पास 2 स्लॉट्स है फोटोग्राफ के लिए। पहला स्लॉट 4 तरीकों से पूरा होगा, दूसरा 3 तरीकों से पूरा होगा, तो हमारे पास 12 वेज है। दिस इज ट्रू फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग। और अगर हम एनपीआर से करें तो मेरे पास आएगा सिंपली 4p2 which is 4 factorial divided by 4 minus 2 factorial which is also equivalent to 12। तो मेरे पास ये सॉल्यूशन आ गया। क्वेश्चन क्या था कि मेरे पास 4 बाई है और 4 बाइयों में से मुझे ग्रुप फोटोग्राफ लेना है 2 का। तो परम्यूटेशन ऑफ 4 थिंग्स टेकन 2 एट अ टाइम। तो मेरे पास सॉल्यूशन 12 आ गया। अब अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे ये 12 तरीके बताइए, मुझे ये 12 वेज बताइए, क्या आप ये कर पाएंगे? आई होप सो आप कर पाएंगे। अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास ये 2 स्लॉट है, 4 5 6, इसको रहने देते हैं, 7 8 9 10 11 और 12। अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि मुझे ये 12 तरीके बताइए। जो हमने 12 अपना आंसर निकाला, मुझे ये बताइए कौन से 12 तरीके हैं। हम इसको ट्राई करते एक बार करने का।
एक है ए बी, ठीक है, एक है ए सी, एक है ए डी। कैसे करना होता है भी देख लीजिए, ए के साथ बी, ए के साथ सी, ए के साथ डी, फोटोग्राफ के लिए अगर आ रहे हैं। उसके बाद बी से शुरू करते हैं, बी के साथ सी का फोटोग्राफ लेंगे, ठीक है, बी के साथ डी का भी हो सकता है, ओके, और लास्टली सी के साथ डी का हो सकता है, ठीक है, ठीक है हमारे पास। तो ऐसे हम इसको अपने पास कर सकते हैं। अच्छा, अब क्या मैं ऐसे भी कर सकता हूं, बी ए, सी ए, डी ए, सी बी, डी बी और डी सी, बिल्कुल कर सकता हूं। तो ये मेरे पास 12 तरीके आ गए, जो मैंने आंसर निकाला था, मैंने वो 12 तरीके आपको दिखा दिए कि इन तरीकों से ग्रुप फोटोग्राफ हो सकता है अगर मुझे 4 में से 2 सिलेक्ट करने हो। मैंने 4p2 बेसिकली ये है मेरे पास, जिसको हम 12 वेज बोलते हैं। तो पहली लेक्चर में मैंने कहा था कि अरेंजमेंट के केस में या परम्यूटेशन के केस में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर करता है, यानी मेरे पास ए बी और बी ए जो फोटोग्राफ है, ये सेम फोटोग्राफ नहीं है, डिफरेंट फोटोग्राफ है, ये डिफरेंट फोटोग्राफ है। और अगर आप लॉजिकली भी देखें तो ए बी और बी ए डिफरेंट फोटोग्राफ माना जाएगा, क्योंकि जो पोजिशनिंग ऑफ एलिमेंट्स है वो मैटर करती है, ठीक है। अगर मेरे पास ऐसे मैं ए बी सी लूं और सी ए बी लूं, तो ये भी मेरे पास डिफरेंट फोटोग्राफ्स माने जाएंगे। तो फोटोग्राफ्स के केस में ये डिफरेंट माने जाएंगे, ठीक है, और ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, समझा हुआ है। अब अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन थोड़ा चेंज करूं, ठीक है, मैं आपसे बोलूं कि मेरे पास 4 भाई है, ए बी सी डी, ए बी सी डी। इसमें से मुझे 2 लोगों को, पहले मैंने फोटोग्राफ का केस लिया था, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि इसमें से 2 लोगों को इनविटेशन पे जाना है, इसमें से 2 भाइयों को इनविटेशन पे जाना है, तो कितने नंबर ऑफ वेज है इनविटेशन पे जा सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इसको गौर से देखूं, वापस इसको देखूं, तो मेरे पास पॉसिबिलिटीज तो यही है, मेरे पास पॉसिबिलिटी तो यही है। तो अगर मैं अपने पास बोलूं कि मेरे पास 12 पॉसिबिलिटीज बन रही है, ठीक है, तो अगर मैं एक बार गौर से देखूं, क्या जो ए बी है, मेरे पास ए बी जा सकता है इनविटेशन पे, जैसे मैंने ऊपर किया था, ए सी जा सकता है, ए डी जा सकता है, बी और सी जा सकते हैं, बी और डी जा सकते हैं, और मेरे पास सी और डी जा सकते हैं इनविटेशन पे। ये लोग इनविटेशन पे जा सकते हैं, तो मुझे 6 तरीके लग रहे हैं। अब मैं आपसे बोलूं, क्या मैं ये भी कह सकता हूँ कि बी ए भी जा सकता है, सी ए भी जा सकता है, डी ए भी जा सकता है, सी बी भी जा सकता है, डी बी भी जा सकता है, डी सी भी जा सकता है। फोटोग्राफ के केस में ये जो ए बी, ये जो मेरे पास ए बी है और बी ए है, ये सेपरेट फोटोग्राफ्स है। लेकिन अगर मैं ग्रुप के केस में देखूं, ये मेरे पास सेम ग्रुप है, सेम ग्रुप है। तो जब मैं बोल रहा हूं कि ए बी जाएगा इनविटेशन पे, जब ए बी जाएगा दावत पे, तो इसका मतलब बी ए भी जा रहा है, यानी ए बी और बी ए सेम है, यानी ए बी इज इक्वल टू बी ए। किस केस में? इनविटेशन के केस में। इनविटेशन के केस में ए बी और बी ए सिमिलर है, बिकॉज इट इज सेम ग्रुप। तो अगर मैं गौर से देखूं तो ये सारी जो परम्यूटेशंस है, ये परम्यूटेशंस तो अलग है, लेकिन कॉम्बिनेशन अगर मैं देखूं, कॉम्बिनेशन मेरे पास यही यूनिक है, बिकॉज ए बी जाए या बी ए जाए, इन एनी केस वही 2 बंदे दावत पे जा रहे हैं। तो आप बेसिक डिफरेंस समझ गए होंगे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में। परम्यूटेशन के केस में क्या होता है हमारे पास, परम्यूटेशन के केस में इट्स अरेंजमेंट ऑफ एन नंबर ऑफ थिंग्स टेकन आर एट अ टाइम, जहां पे ऑर्डर ऑफ जो एलिमेंट्स है वो मैटर करता है। दैट मीन्स कि ये मेरे पास अरेंजमेंट्स होती है, यानी एलिमेंट की पोजीशन जो है वो मेरे पास मैटर करेगी। तो इस केस में ए बी सी और बी ए सी 2 अलग अलग परम्यूटेशन है, दे आर 2 सेपरेट परम्यूटेशन, सेपरेट परम्यूटेशंस। बट जब मैं कॉम्बिनेशन की बात करता हूं, तो कॉम्बिनेशन का मतलब होता है सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स, सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स इन अ ग्रुप। तो इस केस में जो ए बी सी है और बी ए सी है, ये मेरे पास सेम ग्रुप माना जाता है, इट्स अ सेम ग्रुप।
यानी मैं ABC सिलेक्ट करूं या BC सिलेक्ट करूं, मेरे पास सेम ग्रुप है, ये मेरे पास सेपरेट ग्रुप नहीं माना जाता। तो इस केस में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इररेलेवेंट। ठीक है, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इज इररेलेवेंट। और इसको हम कैसे डिनोट करते हैं कॉम्बिनेशन को, जहां पे ऑर्डर इररेलेवेंट है? हम इसको डिनोट करते हैं, जिसको NPR से किया था, इसको डिनोट करते हैं NCR से। तो NCR को कैसे पढ़ेंगे? नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस of n things, ठीक है, taken are at a time, ठीक है, when order of elements is irrelevant। ठीक है, जब मेरे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स इररेलेवेंट हो, यानी ऑर्डर इररेलेवेंट हो, यानी इन अदर केस इट इज अ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, इट इज अ सिलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। ठीक है, एक और एग्जांपल समझने की कोशिश करते हैं। मेरे पास 3 लोग हैं, ए बी या ABC तो काफी हो गए, X Y और Z, मेरे पास 3 लोग हैं, और इसमें से मेरी फुटबॉल टीम में 2 की जगह है, 2 की जगह है। तो मैं आपसे बोलूं कितने तरीके हैं, हाउ मेनी वेज कैन टू प्लेयर्स बी सिलेक्टेड फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ 3 पर्सन या 3 कैंडिडेट्स। तो आप मुझे बोलेंगे या तो आप XY को ले लीजिए, या तो आप XZ को ले लीजिए, या तो आप YZ को ले लीजिए। तो बेसिकली हमारे पास 3 सिलेक्शंस हो गई। क्या मैं ऐसे बोल सकता हूं कि आप XY को ले लीजिए और YX को ले लीजिए और XZ को ले लीजिए और ZX को ले लीजिए? तो अगर मैं ये बात कर रहा हूं तो ये बिल्कुल इलॉजिकल बात हो गई, बिकॉज XY और YX फॉर्म सेम ग्रुप, ये तो सेम ग्रुप है मेरे लिए। तो जब टीम में सिलेक्शन की बात आती है, जब कोई भी ऐसी बात आए, कोई भी ऐसा कंडीशन आए जहां पे जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है, ऑर्डर है, इनकी पोजीशनिंग है, वो इरेलीवेंट है, तो ये मेरे पास कॉम्बिनेशन का केस बन जाता है, या सिलेक्शन का केस बन जाता है, या ग्रुप का केस बन जाता है। ठीक है, और इस प्रॉब्लम को हम कैसे डिनोट करेंगे? 3C2, मेरे पास 3 कैंडिडेट्स है और मुझे 2 पोजीशंस लेनी है, बट C मैंने क्यों लिखा P की जगह? बिकॉज मुझे ग्रुप्स चाहिए या कॉम्बिनेशन चाहिए, मुझे अपने पास सिलेक्शन नहीं करना। ठीक है, और अब अगर मैं फुटबॉल टीम को छोड़ के इसमें फोटोग्राफ का क्वेश्चन बनाऊं कि इनमें से मुझे 2 लोग चाहिए फोटोग्राफ के लिए, तो तब आप बोलेंगे कि ये प्रॉब्लम बन गई NPR की, 3P2 की बन गई। ठीक है, बिकॉज फोटोग्राफ में जो ऑर्डर है वो मैटर करेगा। तब आप बोलेंगे कि आप XY भी रख सकते हो, YX भी फोटोग्राफ ले सकते हैं, आप XZ भी ले सकते हो, ZX भी ले सकते हो, XY भी ले सकते हो, YX भी ले सकते हो। तब ये सारी मेरे पास अलग अलग अरेंजमेंट्स बन जाएंगी, तो तब ये प्रॉब्लम बन जाएगी NPR की। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कि NCR, हमें ये ऑलरेडी पता हुआ है, हम समझ गए कि कॉम्बिनेशन के केस में हमारे पास ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मैटर नहीं करता, तो जो जो सेम ग्रुप है वो एक ही सिलेक्शन में माना जाता है। और अरेंजमेंट के केस में जो अलग अलग पोजिशनिंग हो लेकिन एलिमेंट सेम हो, वो अलग अलग अरेंजमेंट या परम्यूटेशन मानी जाती है। तो NPR हमारे किसके बराबर है? ये हमने किया हुआ लास्ट लेक्चर में, n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल। तो अगर मेरे पास किसी भी ग्रुप में ऊपर भी आप देख सकते हैं कि NPR की फॉर्मूला निकाल रहा हूं, तो वह n फैक्टोरियल बाय n माइनस r फैक्टोरियल है, ये हमने किया हुआ है। तो अगर मैं NCR इसमें करना चाहूं, तो मुझे इसमें से वो सारे ग्रुप्स निकालने हैं, यानी जो सिमिलर ग्रुप्स है लेकिन अलग अलग अरेंजमेंट्स है। यानी अगर जब मैंने परम्यूटेशन लिया होगा तो मैंने ABC BAC ACB को मैंने इनको क्या लिया होगा? अलग अलग अरेंजमेंट लिया होगा, मेरे इसमें आ रहे होंगे। लेकिन अब मेरे पास ये तो एक ही ग्रुप है, तो मैंने जितने भी ऐसे ग्रुप्स बनाए हैं जिनकी पोजीशनिंग अलग अलग है लेकिन ग्रुप मेरे पास सेम है, मुझे वो सारे इसमें से निकालने पड़ेंगे, तो मैं NCR पे आ जाऊंगा। तो अब अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास कितने एलिमेंट्स है? R। तो मैं सिंपली इस फॉर्मूला को R फैक्टोरियल से डिवाइड कर लूंगा। वो मैं क्यों कर रहा हूं कि जितने भी ऐसे ग्रुप्स है, जो ग्रुप तो सेम है लेकिन अरेंजमेंट्स अलग अलग है, मैं जब वो निकालूं तभी मैं NCR पे पहुंच सकता हूं, कॉम्बिनेशन में पहुंच सकता हूं। अगर हम ऊपर इस चीज को देखना चाहे एक बार, कि जब मैंने
4 भाइयों की एग्जाम्पल ली थी। हाँ जी, यहाँ पे आप देख लीजिए, यहाँ पे आप गौर से देखिए कि मैंने सबसे पहले बोला था कि ग्रुप फोटोग्राफ के लिए खड़ा होना है, तो तब मेरा सॉल्यूशन क्या आया था? मेरा सॉल्यूशन आया था 4p2 वो क्या था बराबर 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 माइनस 2 फैक्टोरियल के बराबर निकला था, तो वो निकला था 4 into 3 इज इक्वल टू 12। लेकिन जब मैंने कॉम्बिनेशन की बात की, तो मुझे इस 12 में से या इस 4 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल में से वो सारे ग्रुप्स निकालने हैं। जो ग्रुप तो सेम है अपने पास, जो ग्रुप्स तो सेम है लेकिन ऑर्डर अलग-अलग है। तो अगर मैं गौर से देखूं तो मेरे पास कितने ऐसे हैं? मेरे पास कितने ऐसे आ रहे हैं? ठीक है, मेरे पास 2 ऐसे आ रहे हैं। मेरे पास 2 फैक्टोरियल वेज ऐसे है कि मैं जब इसको डिवाइड करूंगा 2 फैक्टोरियल से तो मेरे पास आ जाएगा 4 into 3 into 2 डिवाइडेड बाय 2 into 2 तो मेरे पास आ गया 6। मेरे पास मेरे 6 सेपरेट ग्रुप्स है मेरे पास। ठीक है, वो आप देख सकते हैं 6 कैसे। देखिए ए और बी और ए जो मेरे पास है, ये मेरे पास सेम ग्रुप है लेकिन अरेंजमेंट अलग-अलग है। सिमिलरली ये सेम ग्रुप है, अरेंजमेंट अलग-अलग है। ठीक है, तो इसके बेसिस पे मैं क्या करूंगा? इसके बेसिस पे क्या करूंगा? इसको 2 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दूंगा ताकि मेरे जो कॉमन एलिमेंट्स जो है वो बाहर निकल जाए। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरे पास अगर आप गौर से देखें तो ये जो मेरे पास है ए बी बी ए मेरे पास ये सेम ग्रुप है लेकिन अलग अरेंजमेंट्स है, तो कॉम्बिनेशन के केस में मुझे इनको वहां से निकालना पड़ेगा। तो इसको इसलिए मैं इस एनपीआर के फॉर्मूला को 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा तो मैं अपने पास कॉम्बिनेशन पे आ जाऊंगा। फिर कौन कौन सी कॉम्बिनेशन बनेगी मैंने आपको नीचे ऑलरेडी दिखा दिया कि कॉमन एलिमेंट्स हमने बाहर निकालने। ठीक है, आई होप आप ये समझ गए होंगे कि परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन के केस में हमारे पास क्या डिफरेंस रहती है। तो मेन डिफरेंस हमारे पास है कि कॉम्बिनेशन में हम ग्रुप्स को लेके चलते हैं और परम्यूटेशन में हम अरेंजमेंट्स को लेके चलते हैं। तो जो जहां पे हमारा ग्रुप सेम है और अरेंजमेंट अलग अलग है, कॉम्बिनेशन के केस में वो आपके पास अलग सिलेक्शन बन जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे इसको डिनोट करना चाहूँ तो मेरे पास क्या आ गया? एन पी आर पता है आपको इज इक्वल टू एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल। ठीक है, और जब मैं एनसीआर की बात करूं, सिलेक्शन की बात करूं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय आर फैक्टोरियल। ठीक है, एक तो ये इसको लिख सकते हैं। दूसरा अगर मैं इसको लिखना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं ऐसे कि एनसीआर जो है वो तो एनपीआर के ही बराबर होता है, लेकिन इसको एडिशनली अपने डिवाइड बाय करना है आर फैक्टोरियल से। ये भी एक तरीका लिखने का। ठीक है, तो अब अगर मैं इसी से जो फर्दर फॉर्मूलाज अराइव करने की कोशिश करूं, मेरे पास जो एन सी जीरो निकालने की कोशिश करूं तो किसके बराबर होगा? एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय जीरो फैक्टोरियल एन माइनस जीरो फैक्टोरियल। ठीक है, तो मेरे पास 1 के बराबर आ जाएगा। अगर मैं एनसीएन देखने की कोशिश करूं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय डिवाइडेड बाय एन माइनस एन हो गया तो एन फैक्टोरियल पहला ही हो गया, एक हो गया जीरो फैक्टोरियल इज इक्वल टू 1। तो ठीक है, तो ये सब आप ऐसे डिराइव कर सकते हैं। लॉजिकली भी देखिए तो अगर मुझे 8 में से 8 लोगों का ग्रुप बनाना है तो वो एक ही ग्रुप माना जाएगा। ठीक है, यहाँ पर डिफरेंस समझ लीजिए। अगर मैं 8p8 करना चाहूँ तो मेरे इक्वलेंट निकलता है 8 फैक्टोरियल। यानी अगर 8 लोगों में से मुझे अरेंजमेंट करना है तो 8 फैक्टोरियल बेस से आ जाएगा। लेकिन अगर 8 लोगों में से मुझे 8 लोगों का ग्रुप सेलेक्ट करना है तो वो 8 लोगों का एक ही ग्रुप माना जाएगा, तो वो 1 के इक्वलेंट हो जाएगा। ये यहाँ पे डिफरेंस है। फॉर्मूला आप समझ गए होंगे, कॉन्सेप्ट आप समझ गए हैं। ये मेरे पास परम्यूटेशन का फॉर्मूला और ये मेरे पास कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला है। ठीक है, तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं कि कॉम्बिनेशन हमने कहाँ पे अप्लाई करना है और कॉम्बिनेशन में हमारे पास कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। सिंपल सा एक टेस्ट है कि आप देखिए क्या इसमें अरेंजमेंट वेरी करेगा कि नहीं, क्या ए बी और बी ए इस पर्पस के लिए अलग है या सेम है, तो आपको पता चल जाएगा। क्वेश्चन में भी एक्सप्लिसिटली दिया होगा, उसके थ्रू भी आप ये पता कर सकते हैं क्या ये मुझे परम्यूटेशन का क्वेश्चन है या कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ठीक है, ये देखिए। ओके, let let S be the collection of 8 points in a plane with no 3 points on a straight line. Find the number of triangles that have points of S as vertices. ठीक है, कह रहा है कि हमारे पास एक प्लेन में 8 पॉइंट्स है। ठीक है, उसमें से कोई भी 3 पॉइंट एक लाइन पे नहीं है।
ठीक है, मैं इसको बना के आपको दिखाता हूँ। तो आपने बताना कि हम कितने ट्रायंगल्स उससे बना सकते हैं। देख लीजिए एक बार। मेरे पास प्लेन आ गया। अब ये कह रहा है कि इस प्लेन में मेरे पास 8 पॉइंट्स है। मैं एक बार एक लाइन बनाता हूँ ताकि आपको एक क्वेश्चन समझ आए। मेरे पास 8 पॉइंट्स है, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो मैंने अभी अभी 8 पॉइंट्स बनाए। क्वेश्चन की रेस्ट्रिक्शन क्या थी कि नो 3 पॉइंट्स और ऑन अ सिंगल लाइन। अगर मेरे पास कोई भी 3 पॉइंट है और वो एक लाइन पे हुए, तो उस केस में इन तीनों को जोड़ने से कोई ट्रायंगल नहीं बनेगा। तो इसीलिए क्वेश्चन ने क्या बोला कि ये जो पॉइंट्स है, ये जो पॉइंट्स है, ये आपके एक सिंगल लाइन में नहीं आ रहे तीन। अब दो कोई भी पॉइंट्स आपको पता होगा एक सिंगल लाइन पे आ सकते हैं। कोई भी दो पॉइंट्स को हम एक लाइन से जोड़ ही सकते हैं, वो कहीं प्लेन पे कहीं भी हो। तो टू पॉइंट्स कैन ऑलवेज बी जॉइंड बाय अ लाइन। इसलिए इसने क्या कहा कि कोई भी 3 पॉइंट लाइन पे नहीं है। यानी अगर हम दूसरे तरीके से बोलते हैं, अगर मैं कोई भी 3 पॉइंट्स को जोड़ूं जो लाइन पे नहीं है, तो इनको जोड़ने से एक ट्रायंगल बन जाएगा। ठीक है, तो अब क्वेश्चन मुझसे चाहता है कि कितने ट्रायंगल्स बन सकते हैं, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म। ठीक है, हाउ मेनी ट्रायंगल्स कैन बी फॉर्म। अब आप समझिए ट्रायंगल कैसे बनेगा। ट्रायंगल बनेगा अगर मैं कोई भी से भी 3 पॉइंट्स को जोड़ूं। अगर मैं कोई से भी 3 पॉइंट्स को जोड़ूं तो मेरे पास ट्रायंगल आ जाएगा। अगर मैं कोई से भी 3 पॉइंट्स को जोड़ूं तो मेरे पास ट्रायंगल आ जाएगा। अगर मैं इसको भी यहां से इधर से जोड़ूं बस ट्रायंगल आ जाएगा। तो सिंपली क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि आप कितने ट्रायंगल्स इससे बना सकते हैं। अब आप देखिए कि आपके पास कितने पॉइंट्स है। हमारे पास 8 पॉइंट्स है और ट्रायंगल कितने जोड़ने से बनेगा, कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट कर लूं तो ट्रायंगल बन जाएगा। तो अगर मैं गौर से देखूं ये क्वेश्चन मेरे पास कैसे बन गया, 8C3, यानी मेरे पास 8 पॉइंट है। 8 में से मैं कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करूं, कोई भी 3 पॉइंट सिलेक्ट करूं तो उससे एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो मेरे पास सोल्यूशन 8C3 आ जाएगा इस प्रॉब्लम का। ठीक है, अब यहाँ पे अरेंजमेंट क्यों नेसेसरी नहीं है, बिकॉज अगर मैं ये और ये सिलेक्ट करूं या ये और ये सिलेक्ट करूं तो इन एनी केस ट्रायंगल तो वही बनना है। ठीक है, यानी अगर मैं यहां से यहां से यहां से चलूं तब भी ट्रायंगल वही बनेगा। इधर से इधर, इधर से इधर से आऊं तब भी ट्रायंगल वही बनेगा। यहां से यहां पहले यहां फिर इधर चलूं ट्रायंगल तब भी वही बनेगा। तो मैं कहीं से भी शुरू करूं मेरे पास ट्रायंगल एक ही बनेगा। तो ये जो 3 पॉइंट्स है दे फॉर्म अ सिंगल ग्रुप। यहाँ पे अरेंजमेंट की बात नहीं हो रही, ग्रुप की बात हो रही है। तो इस प्लेन में से इन 8 में से मैं कोई भी 3, इन 8 में से मैं कोई भी 3 उठा लूं तो मेरे पास क्या होगा, मेरे पास उससे एक ट्रायंगल बन जाएगा। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का आंसर है 8C3। ये कैसे करेंगे 8C3, एक फॉर्मूला यूज करेंगे जो भी हमने सीखी है। ठीक है, वो हो गई 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 8 माइनस 3 फैक्टोरियल और 3 फैक्टोरियल, यानी n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल और r फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे होगा, 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 5 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। तो ये आ गया 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे आपका 5 फैक्टोरियल तो है ही, ये इसको 3 इंटू 2 कर लीजिए, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, ये आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो 56 आपका आ जाएगा इसमें सोल्यूशन। ठीक है, तो आप समझ गए। तो बेसिक जो आपका जो टेस्ट रहेगा वो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन का रहेगा। बाकी सॉल्यूशन तो फिर काफी इजी है, वो आप कर ही सकते हैं, सॉल्व करना काफी इजी है। बेसिक प्रॉब्लम आपका रहेगा क्या आप इस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर पाए या नहीं कर पाए। ठीक है, नेक्स्ट एक बार देख लेते हैं। ये देखिए बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए। अ कमिटी इज टू बी फॉर्म्ड ऑफ 3 पर्सन आउट ऑफ 12। आपके पास क्या है, 12 लोग है आपके पास, 12 लोग है। उसमें से अपने 3 लोगों की कमेटी बनानी है, 12 में से 3 लोगों की कमेटी बन, तो कितने नंबर ऑफ वेज में बन सकती है। अब आप देखिए कि कमेटी बनाना और फोटोग्राफ उठाने में क्या फर्क है। अगर मैं कमेटी में से मेरे पास 1 to 12 लोग है, उसमें से सपोज मैं पर्सन नंबर 1, 8 और 11 को उठाता हूँ तो ये मेरे पास एक कमेटी बनेगी। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं पर्सन नंबर 11, 8 और 1 को लूं तभी एक कमेटी है, 8, 1 और 11 को लूं तब भी एक कमेटी है। तो आप इस चीज को समझ लीजिए कि मेरे पास 1, 8, 11, 11, 8, 1 और 8, 11 और 1, इट्स वन एंड द सेम थिंग, ये एक ही कमेटी मानी जाएगी। क्योंकि 3 लोग एक कमेटी में आ रहे हैं तो उनके
जो उनके जो अरेंजमेंट्स है वो मैटर नहीं करते, ग्रुप मैटर करते। यानी ए बी सी, सी ए बी और बी सी ए इज अ सेम कमिटी। आप समझ गए, ये कमिटी सेम है बिकॉज ये सेम ग्रुप है। तो ये क्वेश्चन किसका बन गया, कॉम्बिनेशन का बन गया। सिंपली 12c3 कर लीजिए, इसमें 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। आपको पता ही होगा, ये हो गया 12 इंटू 11 इंटू 10, नीचे हो गया 3 इंटू 2, ये हो गया 2, इसको आप कर लीजिए 22 और 10 220। ठीक है, ये आपने ऐसे करना है। तो आपके पास जो बेसिक प्रॉब्लम है वो आइडेंटिफिकेशन की है। प्रॉब्लम आपके पास आइडेंटिफिकेशन की है, प्रॉब्लम आपके पास फिर सॉल्व करने की नहीं है। आपने आइडेंटिफाई कर लिया कि हम कैसे कर सकते हैं, उस हिसाब से फिर आप इसको सोल्यूशन अराइव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं इस पे। और ये जो क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में भी आ सकता है और इससे कॉम्बिनेशन की अंडरस्टैंडिंग आपकी बेटर हो जाएगी। इस क्वेश्चन को मेरे साथ देखेंगे। अभी तक आप कुछ चीजें समझ ही गए होंगे। क्या समझ गए होंगे? पहली चीज आप ये समझ गए होंगे कि कमिटी, ग्रुप्स, इनविटेशन, इन सब केस में हमारे पास कॉम्बिनेशन ही लेना है, बिकॉज इन सब केस में एक ग्रुप है। अगर 3 या 4 लोगों का ग्रुप है तो वो एक ही ग्रुप माना जाएगा रिस्पेक्ट ऑफ उनकी पोजिशनिंग। और फोटोग्राफ और दूसरे सारे केसेस है तो वहां पे आपने अरेंजमेंट्स यूज करना है, बिकॉज उस केस में पोजीशनिंग ऑफ एलिमेंट्स मैटर करती है। तो ये क्वेश्चन आपका जो है कॉम्बिनेशन पे है, और कॉम्बिनेशन के साथ प्लस एक और कॉन्सेप्ट जुड़ा हुआ है, वो है फंडामेंटल रूल्स ऑफ काउंटिंग का। एक बार क्वेश्चन समझ लेते हैं। अ कमिटी ऑफ 7 members is to be chosen from 6 CAs, 4 economists, 5 cost accountants. In how many ways can this be done if in a committee there must be at least 1 member from each group and at least 3 CAs? अब आप ये चीज को पहले समझ लीजिए। क्या बोल रहा है कि हमें 7 लोगों की कमेटी चाहिए। मैं क्वेश्चन को एक बार लिख लेता हूं अपने तरीके से। हमें जो कमेटी चाहिए, हमें जो कमेटी चाहिए, कितने लोगों की चाहिए? कमेटी चाहिए 7 लोगों की, 7। ठीक है, 7 लोगों की। और हमारे पास जो अवेलेबल है वो क्या है? हमारे पास अवेलेबल है 6 CA, 4 इकोनॉमिस्ट, 4 कॉस्ट अकाउंटेंट्स। हमारे पास 6 CA है, उसको मैं लिखूंगा CWA कॉस्ट अकाउंटेंट को, और EC लिखूंगा इकोनॉमिस्ट को। ठीक है, हमारे पास 6 CAs है, 4 इकोनॉमिस्ट और 5 CWA, 4 इकोनॉमिस्ट और 5 CWAs है। तो मेरे पास कुल मिला के कितने लोग हैं? 15 लोग। तो 15 लोगों से मैं समझे 7 की कमेटी बनानी है। ठीक है, तो अब अगर मेरे पास कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं होती तो मैं इसको सिंपली लिखता 15C7, जो 15 में से 7 लोग चूज करने मेरा हो जाता। लेकिन क्वेश्चन ने इसको यहाँ पे नहीं लिखा, क्वेश्चन ने कुछ इसमें लिखी है और कंडीशन। क्या लिखा है? ये लिखा है इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन इफ अ कमिटी देयर मस्ट बी एट लीस्ट 1 member फ्रॉम ईच ग्रुप एंड एट लीस्ट 3 CAs। ये कह रहे हैं कि हमारे पास मिनिमम 3 CA होने चाहिए। सी हमने इस कमेटी में हमें मिनिमम 3 CA लेने हैं। ठीक है, यहाँ से हमने मिनिमम 3 लेने हैं, यानी मिनिमम 3 लेने हैं, 3 से ज्यादा भी ले सकते हैं, कम से कम 3 लेने हैं। और यहाँ से कम 1 लेना है, यहाँ से कम 1 लेना है। तो ये हमारी है मिनिमम कंडीशन, ये हमें लेना ही लेना है कम से कम। हम इसके नीचे नहीं जा सकते। बाकी इसके ऊपर हम शफल कर सकते हैं, यहाँ से मिनिमम 3, यहाँ से 1, यहाँ से 1। ठीक है, तो अब अगर आपसे मैं पूछूं कि ट्राई करते हैं कमेटी कैसे बन सकती है। ठीक है, आपको ये चीज तो पता है, मेरे पास टोटल जो आएगा मेंबर्स है वो 7 होगा, वो 7 होगा। हाँ, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ CA, यहाँ पे लिखता हूँ इकोनॉमिस्ट, यहाँ पे लिखता हूँ CWA। तो आप आइडेंटिफाई करके बताइए कि मेरे पास क्या पॉसिबिलिटी है। ये कह रहा है कि CAs मिनिमम 3 होने चाहिए। ठीक है, CAs मिनिमम 3 होने चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूँ कि इसको ये 3 ले लूं इकोनॉमिस्ट और ये 1 ले लूं, तो मेरी कंडीशन पूरी हो गई कि दोनों में से कोई ना कोई आ गया और CAs 3 आ गई। ये मैं ऐसे कर सकता हूँ, ये मेरे पास पहली कंडीशन हो गई। मैं ऐसे भी कर सकता हूँ कि CAs 3 ही ले लूं बराबर, तो जब 3 लूंगा यहाँ पे 2 ले सकता हूँ, यहाँ पे 2 ले सकता हूँ, ये भी 7 हो गए। ठीक है, वही मैं देख रहा हूँ कि मैं कैसे कमेटी की फॉर्मेशन बना सकता हूँ, उसके बाद हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। तो मेरे पास चूंकि यहाँ पे कंडीशन थी, अगर मेरे पास कोई कंडीशन नहीं होती तो सिंपली मैं 15C7 इसका सोल्यूशन लिख देता, 15 में से 7 लोग। लेकिन यहाँ पे मेरे पास अभी तो देखना पड़ेगा कि मैं क्या है कि मिनिमम 3 CA लेने हैं, और ये जो इकोनॉमिस्ट और CWA मेरे पास है
इनमें मुझे मिनिमम एक एक लेना है। तो ये 7 हो गया, ये भी मेरे पास 7 हो गया, ठीक है। अब मैं इनफैक्ट ऐसे भी कर सकता हूं, इसमें से एक लूं और इसमें से 3 लूं, तो ये मेरे पास 7 हो गई, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो गई, ठीक है। आप मेरे साथ और पॉसिबिलिटी सोच लीजिए कि कैसे हम इसको 7 नंबर्स को पूरा कर सकते हैं। अब ये कह रहा है कि जो सीएज है मिनिमम 3 लेने हैं, तो हम सीएज को 4 भी ले सकते हैं। अब इसको अगर मैं 4 लूं तो मेरे पास यहाँ पे 2 और 1 आ सकता है, ये भी 7 हो गए। और अगर मैं यहाँ पे 4 लूं तो इसको 1 और 2 भी आ सकता है, तो ये भी 7 हो गए, ठीक है। एक होते अगर मैं इसको 5 लूं, इसको 1 और 1 कर सकता हूँ, ये भी 7 हो गए। और ये मेरे पास सिचुएशन पैक हो गई। अब मैं सीएस को 6 नहीं ले सकता, बिकॉज 6 लूं तो मुझे एक एक मेंबर यहाँ से चाहिए, तो वो 8 हो जाएंगे, जब मेरे पास 7 ही मेंबर्स हैं। तो मेरे पास ये सिचुएशन हो गई पैक, कि मैं ऐसे ले सकता हूँ, मैं ऐसे इनको ले सकता हूँ, और मेरे पास कोई मैट्रिक्स नहीं बनता। तो मेरे पास कितने तरीके हो गए इनको लेने के? 6 वेज हो गए, 1 2 3 4 5 और 6। मेरे पास ये मैट्रिक्स बन गया। तो अब मुझे इस मैट्रिक्स में से निकालना है कि कितने नंबर ऑफ वेज बन रहे हैं। अगर मैं पहला तरीका देखूं ना, फर्स्ट वे की तरफ देखूं, तो या मुझे ये लेना है और 2 लेना है और 3 और 4 और 5 और 6। और समझ लीजिए यहाँ पे मैं वेव 1 या वेव 2 या वेव 3 या वेव 4 या 5 या वेव 6, तो और वाली कंडीशन हो गई। तो अगर मेरे पास पहली नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन आ जाएंगी, उसको मैं प्लस कर सकता हूँ दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, क्योंकि और वाली कंडीशन हो गई। और यहाँ पे मुझे इनके इंटरनल जो है वो एंड वाली कंडीशन हो गई, यहाँ से 3, यहाँ से 3 और यहाँ से 1। तो इंटरनली इनका एंड है और आपस में इन कंडीशंस का और है, ठीक है। तो अगर मैं कंडीशन 1 के वेज निकालूं, कंडीशन 2 के वेज निकालूं, 3 के वेज निकालूं, 4 के, 5 के, 6 के वेज निकालूं और उनको ऐड करूं, सोल्यूशन आ जाएगा। ये आप खुद से करेंगे, मैं आपको बस दिखा देता हूँ कि कंडीशन 1 का मैं कैसे कर सकता हूँ। सीए मेरे पास 6 है, इकोनॉमिस्ट मेरे पास 4 है टोटल, और ये मेरे पास है 5। तो पहला मैं कैसे निकाल सकता हूँ? 6C3, मैं 6 में से कोई भी 3 ले सकता हूँ, इनटू करना है 4C3, इनटू करना है 5C1, मेरे पास कुछ आ जाएगा। ये दूसरे केस में मेरे पास आ जाएगा 6C3, 4C2 और 5C2। सिमिलरली तीसरे केस में मेरे पास आ जाएगा 6C3, 4C1 और यहाँ पे आ जाएगा 5C3 एंड सो ऑन। मेरे पास जो भी इसका सोल्यूशन आ जाएगा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, उसका मैं ऐड करूंगा, मेरे पास आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन क्यों कर रहा हूँ आपस में? बिकॉज मुझे ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। तो पहली कंडीशन हो गई। और या मैं ऐसे ले सकता हूँ, और मैं ऐसे ले सकता हूँ, और मैं ऐसे ले सकता हूँ, ठीक है। इसमें मुझे मैट्रिक्स क्यों बनाना पड़ा? बिकॉज यहाँ पे कंडीशन थी कि मिनिमम सीएज 3 लेने हैं मिनिमम, और हर इकोनॉमिस्ट और सीडब्ल्यू में से एक एक बंदा मुझे लेना ही लेना है। अगर ये सब कंडीशन ना लिखी हो तो सिंपली लिखा होता है कि इन 6 सीएज है, 4 इकोनॉमिस्ट है, 5 सीडब्ल्यू है, 15 लोग हो गए, मुझे 7 लोगों की कमेटी बनानी है, तो आपका आंसर सिंपली 15C7 आ जाता, ठीक है। तो आई होप आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे अपने पास। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पैटर्न के क्वेश्चन आपके पास बहुत सारे एग्जाम में आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको आप सॉल्व करेंगे। सॉल्व का तरीका आपको पता है कि एन, ये तो आपको ऑलरेडी पता है कि कोई भी आपके पास एन सी आर आएगा, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय एन माइनस आर फैक्टोरियल और आर फैक्टोरियल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या अपने पास। हाँ, ये आसान क्वेश्चन, ऊपर वाले क्वेश्चन से आसान है। अ पर्सन हैज 12 फ्रेंड्स ऑफ whom 8 are relatives. In how many ways can he invite 7 guests such as 5 of them are relatives? एक एक पर्सन के 12 फ्रेंड्स है, टोटल फ्रेंड्स है 12, टोटल ग्रुप 12 का है। तो उसमें से क्या बोल रहा है ये? उसमें से ये बोल रहा है मेरे पास 8 और रिलेटिव्स, यानी 8 उसमें से है रिलेटिव्स, तो 4 उसमें से हो गए नॉन रिलेटिव्स, ठीक है, जो रिलेटिव्स नहीं है। ये मेरे पास ग्रुप आ गया। अब क्वेश्चन क्या बोल रहा है? इसको 12 में से कितने बुलाने हैं? इसको 12 में से 7 लोगों को बुलाने हैं, इस तरह से कि 5 रिलेटिव हो, यानी इसको टोटल 7 लोगों को बुलाना है। पर इसको यहां से 5 बुलाने हैं, तो यहां से इसको 2 बुलाने हैं, तो तब इसके 7 लोग पूरे हो जाएंगे। तो हमें नंबर ऑफ कॉम्बिनेशंस बतानी है। अब पिछले क्वेश्चन इस क्वेश्चन में डिफरेंस देखिए। पिछले क्वेश्चन में क्या था कि ऐसे बुलाने हैं कि
सीएस मिनिमम 3 हो, यानी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जो मैंने एक मैट्रिक्स बनाया है। यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे एग्जैक्ट की बात हो रही है कि रिलेटिव्स 5 ही होने चाहिए और नॉन रिलेटिव्स 2 ही होने चाहिए। अब यहाँ पे भी क्वेश्चन अगर बोलता है कि देयर आर एट लीस्ट 5 रिलेटिव्स, तो मैं देखता कि कैसे बन सकता है। ऐसे बन सकता है 5 और 2, 6 और 1, 7 और 0, तो मैं ऐसे करके कर सकता था। पर यहाँ पे सिंपली ये बोल रहा है कि मेरे पास 12 लोग हैं, 8 रिलेटिव्स है, 4 नॉन रिलेटिव्स है। 8 रिलेटिव्स में से 5 रिलेटिव को बुलाना है, 4 नॉन रिलेटिव्स में से 2 नॉन रिलेटिव्स को बुलाना है। तो आप कैसे करेंगे? 8 में से 5 को बुलाना है तो वो हो गया 8C5, 4 में से 2 को बुलाना तो हो गया into 4C2। ये आपके पास आ जाएगा इसका सॉल्यूशन। इसको सॉल्व कर लीजिए, आपके पास सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई इसलिए करना है बिकॉज इनको भी बुलाना है और इनको भी बुलाना है, तो मेरे पास से कौन सा रूल यूज हो जाएगा? मल्टीप्लिकेशन रूल। तो 8C5 कैसे लिखेंगे? 8 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। इसको लिखेंगे 4 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, जो हमने सीखा हुआ है कि ऊपर वाले को नीचे वाले फैक्टर की इक्विवेलेंट ले आना है, कैंसलेशन करनी है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आपका इसमें सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। एट सी फाइव इंटू 4C2, हाँ जी, ये आपके पास हो गया सोल्यूशन। आई होप सॉल्विंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बिकॉज ये काफी इजी है सॉल्व करना। आपका कैलकुलेटर भी अलाउड है, तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। अ कंपनी विश टू साइमल्टेनियसली प्रमोट 2 ऑफ इट्स 6 डिपार्टमेंट हेड्स टू असिस्टेंट मैनेजर्स, इन हाउ मेनी वेज कैन दीस प्रमोशंस टेक प्लेस? बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है कि 6 डिपार्टमेंटल हेड्स है किसी कंपनी में, तो 6 में से 2 को प्रमोशन करना चाहते हैं, 6 में से 2 को प्रमोट करना चाहते हैं एज असिस्टेंट मैनेजर्स। ठीक है, मेरे पास 6 लोग हैं, सपोज ABCDE, तो ये हेड्स है अपने डिपार्टमेंट के। तो इनको में से 2 को प्रमोट करना है एज असिस्टेंट मैनेजर्स। ठीक है, तो ये क्वेश्चन सिंपली आ गया 6C2। मैं 6 में से कोई भी 2 लोगों को चूज कर सकता हूं, मेरे पास सीक्वेंस मैटर नहीं करेगा। तो 6C2 को सॉल्व कर लीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। यहाँ पे आपको एक डाउट आ सकता है, यहाँ पे आपको एक डाउट जो आ सकता है वो आ सकता है कि इससे पहले हमने एक क्वेश्चन किया था जहां पे हमने लिखा था कि एक कमेटी बनानी है, जहां पे सेक्रेटरी, चेयरमैन और कुछ का था वो क्वेश्चन प्रेजेंटेशन में कि चेयरमैन सिलेक्ट करना है, सेक्रेटरी सिलेक्ट करना था और एक और पोस्ट सिलेक्ट करनी थी इन सच अ वे दैट कि कोई भी जो एलिजिबल कैंडिडेट्स है वो कोई भी पोस्ट चूज कर सकते हैं, और दूसरा कोई भी जो पोस्ट है वो किसी बंदे को दिया जा सकता है। तब हमने वहां पे परम्यूटेशन यूज की, ना कि कॉम्बिनेशन यूज की थी। अब उस क्वेश्चन का कंफ्यूजन अगर आपको आ रहा है तो आप उसमें एक चीज समझ लीजिए, वहां पे क्या था कि जो पोस्ट हमारे पास थे, पोस्ट वो इक्वल नहीं थे, अनइक्वल पोस्ट थे। यानी अगर मैं वैसे लिखूं कि मेरे पास 3 पोजीशन थी, यहाँ पे क्या है कि असिस्टेंट मैनेजर सेम है, यहाँ पे चेयरमैन था, सेक्रेटरी था और शायद ट्रेजरर था, प्रोडक्शन क्वेश्चन था, ट्रेजरर था। तो अगर मैं ए, बी और सी को ले लूं और सी ए बी को ले लूं और बी सी ए को ले लूं, तो मेरे पास ये अलग अलग ग्रुप हो गया। दिस इज नॉट सेम, दिस इज सेपरेट। तब इसलिए मैंने वहां पे परम्यूटेशन यूज की थी, क्योंकि यहाँ पे ए चेयरमैन है, यहाँ पे ए ट्रेजरर है, तो ये जो ग्रुप्स है ये सेपरेट है। लेकिन जो अभी जो क्वेश्चन हम कर रहे हैं, अभी जो क्वेश्चन हमारे पास है जिसमें कह रहा है कि दोनों को असिस्टेंट मैनेजर बनाना है, तो इस केस में मेरे पास ए बी और बी ए सेम है, बिकॉज दोनों बन रहे असिस्टेंट मैनेजर्स। तो ये सेम ग्रुप है, तो ये क्वेश्चन मेरे पास कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन हो गया। ठीक है, यहाँ पे मुझे लगा था कि शायद आपको वो कॉन्सेप्ट को यहाँ पे मिक्स कर दे, यहाँ हमने क्वेश्चन ऑलरेडी किया हुआ है। अब नेक्स्ट देखिए, अ बिल्डिंग कॉन्ट्रैक्टर नीड्स 3 हेल्पर्स एंड 10 मैन अप्लाई, इन हाउ मेनी वेज कैन दिस सिलेक्शंस टेक प्लेस? ऊपर वाला ही क्वेश्चन है कि मेरे पास 3 पोस्ट है और 10 लोगों ने अप्लाई किया है, 10 लोगों ने अप्लाई किया है, तो मैं कैसे इनको ले सकता हूं? तो सिंपली मैं आपके पास क्या आएगा, 10C3, 10 में से 3 लोगों को लेना है। यहाँ पे ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मैं ए बी सी को लूं, सी ए बी को लूं, बी सी ए को लूं, तो मेरे पास एक ही ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स आ जाएगा। तो 10C3 को सॉल्व कर लीजिए, 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 7 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल सॉल्व कर लीजिए, आपका सोल्यूशन आ जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट देखते हैं। अब आपके पास जो है n की वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चंस आ गए। मैं आपके साथ करके करूंगा, लेकिन मैंने आपको ये बोला हुआ है कि अगर एग्जाम में आपके पास ऐसे कोई क्वेश्चंस आए तो आप सबसे पहले ट्राई कीजिए क्या आप जो आपके पास ऑप्शंस दिए गए हैं आपके क्वेश्चन में, आपके एमसीक्यू में, क्या आप उनको सब्स्टिट्यूट करके उसका आंसर निकाल पा रहे हैं, नहीं निकाल पा रहे। अगर आप सब्स्टिट्यूट करके निकाल पा रहे हैं तो बेटर है कि आप सब्स्टिट्यूट करके ही निकाल लीजिए। और अगर आपको लग रहा है कि आप फॉर्मूला को आगे लेके चल पाएंगे तो फॉर्मूला से भी कर सकते हैं। बट एग्जामिनेशन सिनेरियो में आपके पास सिंपली एन की वैल्यू फिट करके देख लीजिए कि आपका वो सोल्यूशन निकल रहा है या नहीं निकल रहा है। ठीक है, एक बार करके चलेंगे, क्योंकि यहाँ पे ऑब्जेक्टिव सिनेरियो में नहीं है क्वेश्चन, तो मैं इसको क्वेश्चन की तरह लेता हूँ। बट ऑब्जेक्टिव के केस में आप इसको एज सब्स्टिट्यूशन मेथड से सबसे बेस्ट है आपके लिए कि आप उससे करें। क्वेश्चन है 4 into nc2 is equal n plus 2c3, n plus 2c3, ये क्वेश्चन है मेरे पास। 4nc2 is equal to n plus 2c3। ठीक है, अब इसमें अपने n की वैल्यू निकालनी है। 4 मल्टीप्लिकेशन में है, इसका आपको पता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल और डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं थोड़ा सा सिंपलीफाई करके चलता हूँ। आपको ऑलरेडी रूल्स पता है सिंप्लीफिकेशन के क्या है। इसको 4, ठीक है, ये n और ये n प्लस 2 है यहाँ पे, तो मैं इसको लिख सकता हूँ यहाँ पे n प्लस 1, ठीक, 4n, n को n माइनस 1 और फिर बच जाएगा n माइनस 2 का फैक्टोरियल। ठीक है, हमने किया हुआ है बहुत बार, ताकि हमारा n माइनस 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाए। हमने n से पहला दूसरा कम किया, हमने इसको वहां तक स्प्लिट किया कि n माइनस 2 फैक्टोरियल की इक्विवेलेंट आ जाए। ये जो 2 फैक्टोरियल का इक्विवेलेंट 2 फैक्टोरियल ही होता है। ठीक है, यहाँ पे आप देख लीजिए इज इक्वल, ये तो अभी n प्लस 2 फैक्टोरियल रखेंगे और नीचे हमारे पास आएगा n माइनस 1 फैक्टोरियल और यहाँ पे आएगा 3 इंटू 2 हो गया 6। जब इसको हम निकालेंगे तो 6 इक्विवेलेंट आ जाएगा। ठीक है, इसको जब हम आगे देखते हैं तो मेरे पास ये कैंसिल आउट हो जाएगा जो हमारा पर्पस था ऑलरेडी। ठीक है, तो ये मेरे पास 2 फैक्टर का वैल्यू 2 ही आएगा, तो यहाँ पे 2 आ जाएगा। तो मेरे पास ये जो यहाँ बचेगा 2n और n माइनस 1 बचेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं गौर से देखूं तो n प्लस 2 फैक्टोरियल है, नीचे मेरे पास n माइनस 1 है। ठीक है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ऐसे n प्लस 2 n प्लस 1 और उसके बाद n और उसके बाद n माइनस 1 फैक्टोरियल। ठीक है, नीचे भी n माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू 6। ठीक है, यहां तक मैंने इसको कर लिया। तो यहाँ पे अगर आप इसको देखें, अब मेरे पास ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा, मेरे पास ये और ये भी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कुल मिला के मेरे पास क्या